1 अक्टूबर 2025 से IMS दैट इज इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम रोल आउट हो गया है। मीनिंग देयर बाय GST R2B जो पहले ऑटो जनरेट हो जाता था, अब वो ऑटो जनरेट नहीं होगा, IMS के एक्शन के बेसिस पे जनरेट होगा। क्योंकि बहुत मेजर चेंज है जीएसटी के रिटर्न सिस्टम में, पर्टिकुलरली जो आईटीसी और जीएसटी R2B का क्षेत्र है, तो वहाँ पे कुछ बारीकियाँ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं ताकि IMS अपन इफेक्टिवली और ढंग से इंप्लीमेंट कर सकें। सबसे पहली बात, IMS के एक्शन के बेसिस पे GST R2B जरूर जनरेट होगा, बट ये दो सेपरेट चीज़ें हैं। IMS दिस इज इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, एक आप सिस्टम अवेलेबल है आपके जीएसटी पोर्टल पे जहाँ पर आप एक्शन ले सकते हो, और GST R2B जो कि स्टेटमेंट है जो कि जनरेट होगा, जिसके बेसिस पे GST R3B का आईटीसी आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट ये दो सेपरेट चीज़ें हैं, उसको आप ध्यान में रखिएगा। एक और बेसिक बात डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, सप्लायर अपनी लायबिलिटी को GST R1 के थ्रू इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। इंक्रीज कैसे कर सकता है? जो उसने इनवॉइस और डेबिट नोट इशू कर रखे होंगे उसको 1 में कैप्चर करके। और डिक्रीज कैसे कर सकता है? जो उसने ओरिजिनल लायबिलिटी डिक्लेयर की होगी उसके अगेंस्ट में क्रेडिट नोट इशू करके वो अपने ओरिजिनल लायबिलिटी को डिक्रीज कर सकता है। ऑब्वियसली जब सप्लायर में लायबिलिटी को बताता है 1 में, उसका जो करस्पॉन्डिंग आईटीसी होता है वो रिसिपेंट ले सकता है, ऑफ कोर्स अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। और जब सप्लायर में ओरिजिनल लायबिलिटी को डिक्रीज करता है, तो जो आईटीसी रिसिपेंट ने लिया होता है उसको वो डिक्रीज करना होता है। फॉर एग्जांपल, सप्लायर ने कोई क्रेडिट नोट इशू किया है इनवॉइस के अगेंस्ट में, तो अगर रिसिपेंट ने आईटीसी ले रखा है तो उस क्रेडिट नोट के अगेंस्ट में उसको अपना आईटीसी रिड्यूस करना पड़ेगा। तो चेंज क्या हुआ है? 1 अक्टूबर 2025 से पहले जीएसटी R2B ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता था, आईएमएस के डैशबोर्ड में जाना कंपलसरी नहीं था। बट 1 अक्टूबर 2025 के जो पीरियड के रिटर्न होंगे या उसके बाद के जो रिटर्न होंगे उसमें जीएसटी R2B तभी जनरेट होगा तब आईएमएस के डैशबोर्ड में जाके आप उस जीएसटी R2B को कंप्यूट करोगे आफ्टर टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शंस ऑन ऑल द रिकॉर्ड्स। तो दिस इज अ मेजर चेंज, अब आईएमएस में एक्शन लेना कंपलसरी हो गया है फॉर जनरेशन ऑफ जीएसटी R2B पोस्ट 1 अक्टूबर 2025। बट इफ यू रिमेंबर, अपन ने डिस्कस किया था कि आईएमएस और जीएसटी R2B दो सेपरेट चीजें हैं। तो अभी भी ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो जीएसटी R2B में डायरेक्टली जाएंगे, आईएमएस के थ्रू नहीं जाएंगे, वो आईएमएस का पार्ट ही नहीं बनेंगे, आईएमएस के एक्शंस का पार्ट नहीं बनेंगे। कौन कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं? पहला आईएसडी के रिकॉर्ड्स, ठीक है, वो डायरेक्टली जीएसटी R2B का पार्ट बन जाएंगे, उसमें आईएमएस के एक्शन की बेसिस पे वो रिकॉर्ड्स का पार्ट नहीं बनेंगे। दूसरा, आइस गेट के इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स जैसे बिल ऑफ एंट्री, वो भी जीएसटी R2B में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, आइस गेट का पार्ट नहीं बनेंगे। सप्लायर ने कोलैबिलिटी आरसी में दिखा रखी है, वो भी आपके आईएमएस के डैशबोर्ड का पार्ट का नहीं बनेगी, डायरेक्टली जीएसटी R2B में ऑटो अपडेट हो जाएगी। कोई आईटीसी, कोई सप्लायर ने 16/4 के टाइम पीरियड के बाद दिखाई, या प्लेस ऑफ सप्लायर वो दिखाया जो कि आपका रजिस्टर्ड स्टेट नहीं है, तो उस केस में भी वो आपके आईएमएस के एक्शंस का पार्ट नहीं बनेंगे, डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे? जीएसटी R2B में। तो आईएमएस और जीएसटी R2B दो सेपरेट चीजें हैं। जीएसटी R2B अभी भी कुछ कुछ रिकॉर्ड्स के लिए ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, कुछ कुछ रिकॉर्ड्स आईएमएस के एक्शन की बेसिस पे डिटरमाइन होंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात कि आईएमएस और जीएसटी R2B में जो रिकॉर्ड फ्लो है सप्लायर का, सप्लायर जो रिकॉर्ड्स दिखाएगा अपने, उसका जो टाइमलाइन है वो डिफरेंट है। आईएमएस के डैशबोर्ड में सप्लायर ने जैसे अपना कोई रिकॉर्ड सेव किया अपने आउटवर्ड सप्लाईज का, वो आपके रिसिपेंट के आईएमएस के डैशबोर्ड में दिख जाएगा। बट वो 2B में तभी फ्लो करेगा जब सप्लायर उस करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड को 1A में फाइल कर देगा, तब। तो आप आईएमएस में कुछ भी एक्शन ले लो, बट वो जीएसटी R2B में तब तक नहीं जाएगा जब तक वो करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड अपने वाले सप्लायर ने फाइल कर दिया। आईएमएस में भले ही वो सेव होते ही आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे ई इनवॉइस इशू हुआ, 1 में ऑटो अपडेट होगा, सेव हो जाएगा सप्लायर के, और वो ऑटोमेटिकली आईएमएस में चला जाएगा रिसिपेंट के, और वहाँ पे उसको एक्सेप्ट भी कर लिया तो भी वो जीएसटी R2B में नहीं जाएगा जब तक करस्पॉन्डिंग वो रिकॉर्ड जो जिस जीएसटी R1 का पार्ट है वो फाइल नहीं हो जाता सप्लायर द्वारा। तो रिकॉर्ड फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों की टाइमलाइन आईएमएस में और जीएसटी R2B में डिफरेंट है। जीएसटी R2B को आप मल्टीपल टाइम्स रिकम्प्यूट कर सकते हो आईएमएस में, बट बिफोर फाइलिंग ऑफ जीएसटी R3B। एक बार जीएसटी R3B फाइल कर दिया उसके बाद आप रिकम्प्यूट नहीं कर पाओगे, उससे पहले आपने जो एक्शंस लिए हैं उसको आप मल्टीपल टाइम चेंज कर सकते हो, रिकम्प्यूट कर सकते हो, और नया जीएसटी R2B जनरेट कर सकते हो, बट दिस कैन बी डन ओनली बिफोर फाइलिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग जीएसटी R3B, नॉट आफ्टर दैट।
बट मल्टीपल टाइम्स रिकम्पुटेशन का पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मान लो आपसे कोई एक्शन गलत हो गया, ठीक है, उसको सुधारा जा सकता है जीएसटी 3 फाइल करने से पहले। मान लो आपको जीएसटी 2 भी हैंड्स ऑन स्टार्टिंग में चाहिए ताकि आप अपने बुक से कंपेरिजन कर सको रिकॉर्ड्स का, तो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये कंसेप्ट। कंसेप्ट ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस। आईएमएस में 3 तरीके से रिकॉर्ड्स को एक्शन लिया जा सकता है: एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग। जब आप एक्सेप्ट करोगे तो जीएसटी 2B में चला जाएगा, वो रिजेक्ट करोगे तो वो जीएसटी 2B से एक्सक्लूड हो जाएगा। जब आप पेंडिंग छोड़ दोगे तो नेक्स्ट पीरियड में वापस आपके पास आएगा एक्शन लेने के लिए। बट अब मान लो आप तीनों एक्शन नहीं लेते हो और अपना जीएसटी 2B कंप्यूट करते हो, तो वो सारे रिकॉर्ड जिस पर आपने एक्शन नहीं लिया है वो डीम्ड एक्सेप्टेड माने जाएंगे बाय सिस्टम। इनफैक्ट एक वार्निंग मैसेज भी फ्लो होगा आपको कि जिन रिकॉर्ड्स पे आपने एक्शन नहीं लिया है दैट विल डीम टू बी एक्सेप्टेड। तो व्हाई दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिन रिकॉर्ड्स पे आप एक्शन नहीं लोगे वहाँ पे वो डीम्ड एक्सेप्ट मान लिए जाएंगे और जीएसटी 2B में फ्लो भी हो जाएंगे और आपके जीएसटी 2B का पार्ट भी बन जाएंगे। तो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस इन आईएमएस आल्सो। आपको याद होगा तो अपने स्टार्टिंग में देखा था कि सप्लायर की लायबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। जहां जहां सप्लायर अपनी लायबिलिटी को डिक्रीज करने की कोशिश करता है वहां पे करस्पॉन्डिंगली रिसिपेंट को अपना आईटीसी कम करना है, ठीक है। अब सेक्शन 34 भी नोटिफाई हो गया है, अमेंडेड सेक्शन 34 1 अक्टूबर से, जहाँ पे क्रेडिट नोट की तो लायबिलिटी तभी कम की जा सकती है सप्लायर द्वारा जब करस्पॉन्डिंग आईटीसी रिसिपेंट ने कम कर दिया। रीडिंग कंबाइंडली विद दिस आईएमएस बेसिकली ऐसी लायबिलिटी सप्लायर अपनी कम करने की कोशिश कर रहा है आइदर तो क्रेडिट नोट और डाउनवर्ड अमेंडमेंट और B2B इनवॉइस, तो वो तभी कम हो पाएंगी जब रिसिपेंट उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर उसने इसको रिजेक्ट कर दिया तो सप्लायर की लायबिलिटी जो उसने कम करने की कोशिश की है वो वापस इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, सप्लायर ने क्रेडिट नोट इशू किया, वो क्रेडिट नोट अगर रिसिपेंट रिजेक्ट कर देता है तो जितनी लायबिलिटी 1 में सप्लायर ने कम करने की कोशिश की है वापस जाके उसकी नेक्स्ट पीरियड में जुड़ जाएगी। तो और एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें कि सप्लायर अपनी रिसिपेंट के एक्शन की बेसिस पे सप्लायर की लायबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, बट जहां जहां सप्लायर ने अपनी लायबिलिटी इंक्रीज करने की कोशिश की है वो रिसिपेंट के एक्शन के बेसिस पे डिक्रीज नहीं हो सकती। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आईएमएस सप्लायर की लायबिलिटी को सिर्फ इंक्रीज कर सकता है रिसिपेंट के एक्शन के बेसिस पे, डिक्रीज नहीं कर सकता। रिमेंबर दिस ऑल्सो। आईएमएस का डैशबोर्ड जीएसटी 3 फाइल करने के बाद कैसा दिखेगा? जब जीएसटी 3 आप फाइल कर दोगे तो जितने इनवॉइसेस आपने एक्सेप्ट इंक्लूडिंग डीम्ड एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का एक्शन लिया होगा वो आईएमएस के डैशबोर्ड से बाहर चले जाएंगे, और जिन रिकॉर्ड्स पे आपने पेंडिंग वाला एक्शन लिया होगा वो आईएमएस में कंटिन्यू रहेंगे। पर कब तक? जब तक 16 की टाइमलाइन क्रॉस नहीं होती इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की। जैसे वो टाइमलाइन क्रॉस कर जाएगी तो वो रिकॉर्ड भी आईएमएस से चला जाएगा। बट एक यहाँ पर राइडर है, राइडर उन रिकॉर्ड्स के लिए ही है जहाँ पे सप्लायर ने अपनी लायबिलिटी डिक्रीज करने की कोशिश की ओरिजिनल लायबिलिटी को, और रिसिपेंट को उस पर एक्शन लेना है ताकि वो अपनी आईटीसी या तो कम कर सके या रिजेक्ट करके सप्लायर की लायबिलिटी जो उसने कम करने की कोशिश की है उसको न्यूट्रलाइज कर सके, जैसे क्रेडिट नोट्स। तो उनको वो पेंडिंग सिर्फ एक टैक्स पीरियड के लिए ही छोड़ सकता है, 1 टैक्स पीरियड। अगर मंथली फाइलर है जीएसटी 3B का 1 मंथ, क्वार्टरली फाइलर है तो 1 क्वार्टर। तो ये वो रिकॉर्ड्स हैं जिनके रिस्पेक्ट में सप्लायर ने लायबिलिटी कम करने की कोशिश की है इसके थ्रू, और उसका करस्पॉन्डिंग आईटीसी रिसिपेंट को कम करना है, अदरवाइज सिस्टम उसको आईएमएस उसको अलाउ नहीं करेगा। तो उसको 1 महीने के लिए ही पेंडिंग करना सिस्टम ने अलाउ किया। दिस इज अ रिसेंट चेंज, एडवाइजरी चेंज। स्टार्टिंग में जब अक्टूबर 2024 में आईएमएस आया था तो इन रिकॉर्ड्स को पेंडिंग रखने का सिस्टम ही अलाउड नहीं था, अभी फिलहाल उन्होंने एक टैक्स पीरियड इसको अलाउ किया है, विच इज अ वेलकम चेंज। और ऐसे भी कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पे आपने आईएमएस पे एक्शन लिया और उसके बाद भी जीएसटी 2 भी जनरेट नहीं होगा। तो कौन सा सिनेरियो है? अगर आपने प्रीवियस जीएसटी 3 भी नहीं भरा हुआ उस अपने उस रजिस्ट्रेशन का, तो सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा कि नो जीएसटी 2 भी अगले पीरियड का जनरेट कर सके। सिस्टम में एक राइडर प्लेस कर दिया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कुछ बारीकियां समझने के लिए, ताकि ये जो आईएमएस का नया सिस्टम आया है वो इफेक्टिवली और प्रॉपरली अपन इम्प्लीमेंट कर सकें। थैंक यू।